मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगता है ईरान अमेरिका और इजराइल के फिर से इस युद्ध के लिए फिर से उकसा रहा है। ईरान के शिया धर्मगुरु अयतुल्ला नासिर मकारिम ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू का सिर कलम करने वाले मुसलमान को इनाम देने की बात कही गई है। ईरानी धर्मगुरु ने दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट करने की अपील के साथ मुसलमानों और इस्लामी राज्यों का दुश्मनों को समर्थन या सहयोग को हराम बताया है। सवाल है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू का सिर कलम करने का फतवा जारी कर ख़ामेनी फिर से युद्ध करना चाहते हैं? क्या अमेरिका को फिर से 9/11 जैसे हमले का सामना करना पड़ सकता है? क्या ईरानी धर्मगुरु के आह्वान से चरमपंथी गुट अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं? सच मानिए, अगर ऐसा होता है तो फिर तीसरे विश्व युद्ध को दुनिया कोई नहीं रोक पाएगा। दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका और रूस भी नहीं। ट्रंप नेतन्याहू से शिकवा, ईरानी धर्मगुरु का फतवा। दुश्मन का समर्थन हराम, दुनिया के मुसलमानों को पैगाम। अमेरिका इजराइल को धमकी, ईरान ने दी गीदड़ भभकी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 12 दिन बाद जंग थमी, आगे खतरा एटमी। ख़ामेनेई का फरमान, ट्रंप के सिर पर इनाम। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक भीषण जंग हुई। नेतन्याहू की ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मिटाने की कसम और ख़ामेनेई की परमाणु मिशन को जारी रखने की जिद। हालात इस कदर भयानक हो गए कि लगा अब तीसरे विश्व युद्ध का आगाज मिडिल ईस्ट से ही होगा। ईरान के भीषण पलटवार से एक बारगी तो दुनिया को भी डर लगा कि कहीं नेतन्याहू परमाणु हमला न कर दें, क्योंकि ऐसा इशारा तो नेतन्याहू ने दिया ही था। खैर, ट्रंप के ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए B-2 बॉम्बर से हमले और ठिकानों को तबाह करने के दावे के साथ इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के 13वें दिन सीजफायर पर सहमति बनी। लेकिन ईरान से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे इजराइल और ईरान के बीच फिर से युद्ध की आशंका गहरा गई है। ईरान के शिया धर्मगुरु ने एक ऐसा फतवा जारी किया है जिससे दुनिया पर फिर से जंग का खतरा मंडराने लगा है। ईरान के शिया धर्मगुरु अयतुल्ला नासिर मकारिम ने धार्मिक फतवा जारी किया है। ये फतवा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ है। ट्रंप और नेतन्याहू को अल्लाह का दुश्मन बताया गया है। फतवे में दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही दुनिया के इस्लामी राज्यों का दुश्मनों को समर्थन करना हराम बताया गया है। अमेरिका और इजराइल के नेताओं को मारने का आह्वान किया गया है। मारने वाले मुसलमान को इनाम देने का आश्वासन दिया गया है। फतवे में मुसलमानों से कर्तव्यों का पालन करने की अपील की गई है। ग्रैंड अयतुल्ला नासिर मकारिम दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने के साथ ही इस्लामी गणतंत्र के नेतृत्व को धमकी देने वाले अमेरिका और इजराइल को उनके शब्दों और गलतियों पर पछतावा कराने की अपील की है। मकारिम ने फतवे में कहा है कि ईरान के नेता या मर्जा को धमकी देने वाला वॉरलॉर्ड या मुहरेब होता है। मुहरेब को फांसी, सूली पर चढ़ाना, अंग काटना या निर्वासन की सजा मिलती है। जानकारी के मुताबिक मुहरेब वह होता है जो अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। ईरानी कानून में मुहरेब के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। ईरान के शिया धर्मगुरु के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू मुहरेब हैं क्योंकि उन्होंने ख़ामेनेई के खिलाफ युद्ध छेड़ा जो अल्लाह के खिलाफ युद्ध है। अब सवाल है कि क्या अल्लाह के आदेश पर ईरान परमाणु मिशन में लगा हुआ है? क्या अल्लाह के आदेश पर इजराइल पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए? अगर ऐसा है तो फिर दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों ने ईरान का साथ क्यों नहीं दिया? क्यों ईरान के शिया धर्मगुरु को फतवे में इस्लामी देशों को दुश्मनों का समर्थन हराम बताना पड़ा? इजराइल के साथ ही दुनिया के कई इस्लामी देश भी मानते हैं कि अगर ख़ामेनेई ने परमाणु हथियार विकसित कर लिए तो ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि ख़ामेनेई इजराइल के दावे को नकारते रहे हैं।
ईरान तो ये भी दावा कर रहा है कि अमेरिका के हमले में ईरान के न्यूक्लियर मिशन को नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू करेगा। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर ईरान को इजराइल और अमेरिका से टकराना होगा। ऐसी नौबत आई तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर होना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम यूं ही नहीं कह रहे थर्ड वर्ल्ड वॉर तय है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आम आदमी, आम इंसान जो भी इस जंग को देख, सुन और समझ रहा है, वो पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन की जंग भी देख रहा है, जिसमें धीरे धीरे घातक हथियारों का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। क्या ये जंग भी उसी तरफ जा रही है? मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर फॉर्मर चीफ टेरिटोरियल आर्मी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है मेजर जनरल AK सिवाच आपका। मेरे साथ एम्बेसडर भास्वती मुखर्जी जुड़ रही हैं, पूर्व राजनयिक। मेरे साथ हमारे खास मेहमान सुरेंद्र सिंह लाली, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, फॉर्मर DG इन्फेंट्री, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मेजर जनरल AK सिवाच, दावत में आपको देता हूं। जो कुछ भी अभी तक हुआ मुझसे बेहतर आपको पता है, क्योंकि टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी, उसको कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझते हैं। लेकिन आम आदमी इन चीजों को समझता नहीं है। उसको समझने के लिए आप जैसे एक्सपर्ट्स के एनालिसिस की जरूरत होती है। क्या मैं ये पूछ सकता हूं, ये कह सकता हूं आपसे कि जिसको सीज फायर का नाम दिया गया है, वो सिर्फ नाम के लिए है और जंग को ट्रिगर करने के लिए इस वक्त दोनों ही जगह सही समय का इंतजार हो रहा है? सिवाच सर। हाँ, देखो राजीव, इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल का एम क्या था। और इजराइल का एम था कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं ईरान के, वो बर्बाद करना और ईरान को न्यूक्लियर हथियार ना बनाने देना, और दूसरा उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड करना। और इस के अंदर जो है अमेरिका भी शामिल हुआ ईरान के को बर्बाद करने के लिए इजराइल के साथ। क्या ये इसमें सक्सेसफुल रहा? अभी हम इसको देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, जो 12 दिन युद्ध चला, इसके अंदर दोनों तरफ से हमले हुए, और इजराइल जो पक्ष जो था वो बहुत ज़्यादा आपको उसका पलड़ा भारी था, स्पेशली एयर पावर में। क्योंकि ये लड़ाई जो थी, ये लड़ाई थी जिसके अंदर गैप डिस्टेंस 2000 किलोमीटर से ज़्यादा था। तो एक प्रकार से इजराइल ने ईरान पे हमलों में काफ़ी नुकसान किया। मिलिट्री कैपेबिलिटी में उसके मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया, उसके टॉप साइंटिस्ट को मार दिया, और उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बर्बाद किया, और उसके न्यूक्लियर हथियार के अंदर भी काफ़ी डेंट डाला। मगर ये सच्चाई थी, जो फोर्दो का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था वो 80 से 90 मीटर अंदर था, जिसको ओनली GBU-57 बम ही बर्बाद कर सकते हैं, और वो B-2 बम्बर की मदद से ही वो बम डाले जा सकते हैं। इसके कारण अमेरिका भी इस लड़ाई में आया, और अमेरिका ने 14 जो GBU-57 बम हैं वो डाले गए B-2 बम्बर के माध्यम से। और ऐसा सोचा गया कि जो फैसिलिटी थी और काबिलियत और क्षमता थी ईरान की, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। ये तो समय बताएगा कि ख़त्म हुई नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है। कि सुनने में ये भी आया कि जो एनरिच यूरेनियम था उसको ईरान ने शिफ्ट कर दिया, इससे पहले कि फोर्दो पे जब ये हमला होता। फोर्दो, नतांज और इस्फान में हमले हुए, जिसके अंदर अमेरिका भी इन्वॉल्व था, जिसके से B-2 बम्बर प्लस जो टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया। अब बात आती है कि क्या न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की पूरी तरीके से बर्बाद होगी? ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है। किसी हद तक कहते हैं कि इसकी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई, कुछ कहते हैं नहीं, इन्होंने यूरेनियम इनरिच जो था उसको शिफ्ट कर लिया। अब वो समय बताएगा। अगर ईरान मानता है, दोबारा NPT में रहता है, IAEA के माने हुए इंस्पेक्शन करता है, अमेरिका के साथ बातचीत करता है, और कोई ना कोई समझौता करके, तब तो ये बात जो है वो सुलझ जाएगी। नहीं तो ये सच्चाई है, अगर ईरान ने दोबारा कुछ न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो फिर इजराइल इसके ऊपर हमला करेगा। इसमें कोई शक नहीं, ये पौज है। क्योंकि सच्चाई है, आज तक ईरान न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि जब भी वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब आता है, उस पर हमला करता है इजराइल, चाहे कैनेटिक या नॉन कैनेटिक। और वो इस प्रकार अब की बार भी किया, और उसके अंदर अमेरिका भी शामिल था। तो मुझे लगता है
मेरे हिसाब से यही है कि ये एक प्रकार से पॉज है। अगर ईरान अब मान जाता है, बातचीत के रास्ते पर आता है, अमेरिका के साथ बातचीत करता है और ये एक प्रकार विश्वास दिलाता है कि उसकी जो अभी प्रतिक्रिया है ओनली पीसफुल पर्पज के लिए 5 से 6% तक ही एनरिच यूरेनियम करके रखेगा और एक प्रकार आईए की इंस्पेक्शन कराएगा, एनपीटी में रहेगा, तो फिर तो ये लड़ाई नहीं होगी। मगर अगर वो कोशिश करेगा, क्योंकि उसने 60% एनरिच यूरेनियम कर लिया था, ये हमें समझना चाहिए, ये अगले 2-3 महीने के अंदर ही 8 से 9 हथियार बना सकता था। अगर वो एनरिच यूरेनियम को उसने शिफ्ट कर दिया और उसको दूसरी जगह में उसका इस्तेमाल करके वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है कि ये दोबारा युद्ध स्टार्ट होगा, क्योंकि इजराइल और अमेरिका उसको ऐसा नहीं करने देंगे। राजीव, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि खamenei के जरिए, खamenei के वहाँ ईरान के सबसे बड़े शिया गुरु ने अभी इस बात का ऐलान किया है कि अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर ट्रंप और नेतन्याहू का सिर कलम करने की बात कह दी है और जो भी ऐसा करेगा उसको इनाम देने की बात यहाँ पर की है। ये कहने का मतलब उसकी तरफ से, जिसको खamenei की तरफ से एक प्रोटोकॉल का एक दिया जाता है, एक ईरान को वो रिलीजियसली गाइड करता है, फॉलो किया जाता है, क्या ये यूं ही उसने कह दिया है या फिर खamenei का इशारा है ऐसा कहना? भास्वती जी मेरे साथ, एम्बेसडर भास्वती इस वक्त जुड़ी हुई हैं। एम्बेसडर भास्वती, क्या ये फतवा जारी करके ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ कि उनका सिर कलम कर दिया जाए, ईरान एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है और साथ ही जो अब तक इस्लामिक वर्ल्ड एक नहीं हो पाया इस वॉर के दौरान, उसे प्रेशर के जरिए एक करने की कोशिश कर रहा है? एम्बेसडर भास्वती। हाँ राजीव जी, मैं तो सोचती हूँ कि इस्लामिक वर्ल्ड में ईरान के बहुत कम सपोर्टर्स हैं, क्योंकि ईरान तो शिया देश है और जब भी हॉस्टिलिटीज होते हैं तो उनके जो मिसाइल्स है जो इजराइल के डायरेक्शन पे है, तो वो तुम इस्लामिक देश जो उनके नेबर्स है उनको शूट डाउन करते हैं, तो उनके कहाँ सपोर्ट है? क्योंकि वो तो सुन्नी मुसलमान है और ये तो शियाज हैं। दूसरी बात है कि बहुत स्पेकुलेशन है ईरान के अंदर, तेहरान में, कि सुप्रीम लीडर कहाँ है। सुप्रीम लीडर इतने दिन कहते हैं अंडरग्राउंड बंकर में बैठे थे, सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि वो बाहर नहीं निकले हैं। सुप्रीम लीडर परसों एक वीडियो निकाले, उसमें भी वो तेहरान के जो गली गली है जो बिल्कुल हमारे चांदनी चौक जैसे हैं, वहां पर लोग बैठ के चाय पीते हैं और राजनीति बात करते हैं, तो वहां पर वो लोग कह रहे हैं कि वीडियो बनाए हैं, कब बनाए हैं, कहाँ है ये सुप्रीम लीडर। अब बात ये है कि सुप्रीम लीडर के जो प्रेस्टीज है वो ये हमले से बहुत कम हो गया है। तो ये जो फतवा उन्होंने निकाला कि ट्रंप को और नेतन्याहू को इस्लामिक वर्ल्ड मार देंगे, कौन मारेंगे? वो ईरान जो है, जब वो हमला हुई तो उनके जो डिफेंसेस तो इमीडिएटली खत्म हो गए और तेहरान के जो स्काईज थे वो बिल्कुल ही अनप्रोटेक्टेड थे। बात यह है कि अमेरिका और इजराइल जो मर्जी करना चाहते थे वो करके फिर वो रोक दिया, क्योंकि उनको स्पेशली अमेरिकन को समझ में आए कि रेजिम चेंज इराक और लिबिया में करना एक चीज है, रेजिम चेंज ईरान में करना दूसरी बात है। ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, ईरान में बहुत कुछ है। ईरान में अगर रेजिम चेंज हो तो नया रेजिम क्या अमेरिका और नेतन्याहू के दोस्त होंगे? नहीं, वो हो सकता है कि वो इस्लामिक स्टेट से भी ज्यादा खतरनाक हो। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम लीडर को छोड़ दिया। ये जो सुप्रीम लीडर कर रहे हैं, क्या पता ये उन्होंने ऑलरेडी मैसेज भेजा है ट्रंप को और नेतन्याहू को कि मुझे कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये सब करना है अपना शक्ल, अपना प्रेस्टीज को बचाने के लिए इरानियंस के सामने, क्योंकि इरानियंस कह रहे हैं कि आप बंकर में बैठे थे और हमारे ऊपर हमला हो रहे थे और आप बंकर में बैठ गए इतने दिन, किसी को मालूम ही नहीं है कहाँ है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ये जो है, ये प्लेन एंड सिंपल हिंदी में कहते हैं धमकी, ये धमकी दे रहे हैं, इसे और कुछ नहीं होना है। और बट आपने जो मेरे को पैनलिस्ट ने भी कहा कि अगर वो लोग IAEA के साथ कोऑपरेट नहीं करे तो फिर दूसरा हमला होगा। मैं सोचती हूँ कि वो IAEA के साथ डेफिनेटली कोऑपरेट करेंगे।
उन्होंने बट एम्बेसडर भास्वती, देव पास्ड रेजोल्यूशन, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि आईएईए को हम कोई सपोर्ट नहीं देने वाले, और उनके जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको कॉज बताना होगा, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तभी वो आ सकते हैं। उसके ये कारण है कि जो इरानियंस और अमेरिकन ने किया वो आईएईए और एनपीटी के रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि वो फैसिलिटीज सारे आईएईए के सेफगार्ड्स हैं। पर उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये फैसिलिटीज में 67% तक एनरिच्ड यूरेनियम है, और नॉर्मली जो परमिटेड है वो 6.5% के ज्यादा जरूरत नहीं है। Exactly. यूज करना चाहते हैं। Yes. तो इसलिए ये भी एक किस्म की धमकी है या एक किस्म के फेस सेविंग है। अल्टीमेटली तो आईएईए वाले आएंगे, वो आईएईए वाले को ज्यादा जल्दी नहीं बुलाना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहते कि उनके फैसिलिटीज में कितने डैमेज हो गए। एक बार आईएईए इंस्पेक्टर्स आएंगे तो पूरे दुनिया को पता होगा कि कितने डैमेज हुई है। एनरिच्ड यूरेनियम, उन्होंने कहा कि 16 ट्रक में एनरिच्ड यूरेनियम ले गए, तो कहाँ ले गए, कहाँ छुपाए, कोई सैटेलाइट मूवमेंट में तो नहीं देखा गया। तो ये भी हो सकता है एक फेस सेविंग है। क्योंकि ऐसे देश में फेस सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया में इंपॉर्टेंट है, जापान में इंपॉर्टेंट है, ईरान में भी इंपॉर्टेंट है। वो दिखाना चाहते हैं कि उनको, जो हिंदी में अगेन कहते हैं कि अच्छी तरह से पिटाई हुई है। अच्छा, अच्छी तरह से पिटाई। आई बाय योर पॉइंट, जो आप कह रही हैं मैं उसको मान सकता हूं यहां पर, क्योंकि जब ये वॉर चल रहा है, अमेरिका, इजराइल और इवन ईरान या उसके सपोर्टिव्स, वो इतना इक्विप्ड हैं सैटेलाइट या दूसरे इंटेल के जरिए कि इतना एनरिच्ड यूरेनियम ऐसा तो नहीं हुआ किसी ट्रक में लाद कर ले गए और स्पाइस सैटेलाइट को पता तक नहीं चला। और क्या एनरिच्ड यूरेनियम ले जाना इतना आसान है? क्या उसको ऐसे ही ले जाएं किसी भी चीज में? 5% मेरे दर्शक समझ लें, 5% 6% के बीच में अगर यूरेनियम एनरिच्ड है तो वो पीसफुल पर्पस के लिए मान लिया जाता है, यानी बिजली बनाने के लिए मान लिया जाता है। 60% अगर जा रहा है तो इसका मतलब वेपन ग्रेड की तरफ हम आगे ले जा रहे हैं। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह लाली इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र भाई, ट्रंप और नेतन्याहू का सिर कलम करने का जो फतवा है, क्या ट्रंप जिस रेडिकल इस्लाम की अक्सर बातें करते रहे हैं, क्या वो इनके खिलाफ ऐसा कदम उठा सकता है? प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए मैं मान सकता हूं कि शायद ईरान फेस सेविंग करते हुए ऐसे थ्रेट्स दिलवा रहा है अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार राजीव जी, मैं इस फतवे को मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने की तरह मानता हूं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? 1989 में पहला जो फतवा जारी हुआ था सलमान रश्दी जी के अगेंस्ट, 35 साल बाद उन्हें अपस्टेट न्यूयॉर्क में जाके मारने की कोशिश की और उनकी आंख चली गई 2023 में। राइट। तो इसमें ये क्या गेम खेल रहे हैं कि देखिए, बहुत से लोग हैं जो धर्म में, इस्लाम में तो वैसे भी शहादत और कुर्बानी जन्नत का रास्ता माना जाता है, तो अब अमेरिका में, और जूस तो वैसे भी एक विजिबल टारगेट है, क्योंकि जो जूस हैं वो हमारे सिखों की तरह है। वो भी जो हैसिडिक जूस है वो यामुका पहनते हैं और वो अपने जिस हिसाब से तैयार होते हैं, तो बड़ा इजी टारगेट। और न्यूयॉर्क में उनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी है और इजराइल तो है ही है। तो अमेरिका के अंदर 1.25% मुसलमान हैं, जो कि ज्यादातर मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में है, 35 लाख के करीब हैं। अगर उनमें से एक को भी ये बात अपील कर जाती है, एक को भी, तो कुछ नहीं करना है। अमेरिका में जहां पे आपको किराने की दुकान है वहां से बंदूक मिल जाती है, और जो आए दिन वो स्कूल के बच्चे लेके सेमी ऑटोमेटिक वेपन, मतलब फ्लड की तरह स्प्रे करते रहते हैं। तो अगर एक को भी अपील कर जाती है, उसे यूरोप में या अमेरिका में एक यहूदी ढूंढना या एक अमेरिकन ढूंढना को बहुत बड़ी बात नहीं है। और तो छोड़िए, आए दिन वो जर्मनी, फ्रांस में गाड़ी को भी वेपन बना लेते हैं, और जहां देखते हैं 25-50 लोग का जमावड़ा है वहां गाड़ी घुमा देते हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि ये मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाली बात है। ठीक है, सिर्फ 10 से 13% दुनिया में शिया है, बाकी 90% मुसलमान हैं, पर इसमें आपको इतने लोग नहीं चाहिए। अंग्रेजी में बोलते हैं लोन वुल्फ। और बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका जैसी जगह में भी रह के FBI के और CIA की नजर में ना हो, क्योंकि दे माइट बी गेटिंग रेडिकलाइज्ड बाय इंटरनेट। तो आपने एक भी आदमी के धर्म के थ्रू उसके अंदर ये बात डाल दी कि ये आप
अल्लाह की नेकी में जन्नत जाने के लिए काम कर रहे हो तो वो बहुत है। अब सितंबर 11 को भी करने में कोई 2-4-5 हजार आदमी या कोई ड्रोन या B-52 बॉम्बर नहीं गया था, बस कुछ गिने चुने सिरफिरे लोग ही गए थे। और अभी अमेरिका ने 2.3 ट्रिलियन डॉलर खर्चा, हमारी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो अफगानिस्तान गए जिसमें से 32 बिलियन तो पाकिस्तान ने चूना लगा गया। उसके बाद भी वो वहां से हार के, माफी मांग के, उनको सारा मलबा दे के सारा हमारे खित्ते में वो गंद करके चले गए। ईरान की 9.5 करोड़ की आबादी है, एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है। 8 साल तो वो लड़ा था इराक के साथ, और उसके पास दुनिया के तेल के रिजर्व भी हैं, उसके पास से सी रूट्स भी हैं। तो रेजीम चेंज बहुत आसान तो क्या पॉसिबल ही नहीं है। जैसे बैजर साहिबा ने कहा कि कहीं ये ना हो कि वो दुबे जी से चौबे जी बन जाए वहां जाके, और गंदी कोई आ जाए जो कि और करे। और अभी भी अमेरिका में भी बहुत इस पे आपस में ही बहुत बड़ी तनाकशी चल रही है कि अभी उन्होंने उस जगह को डिस्ट्रॉय किया भी नहीं किया, क्योंकि उनकी अपनी रिपोर्ट्स ही जो है वो तुलसी गाबार्ड को भी वो डिसरिगार्ड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ईरान के जो जो लीडर साहिबान है, उन्होंने एक अल्लाह के नाम पे एक गेम खेली, उसमें से एक भी अगर काम कर जाता है तो कहेंगे हमारा काम हो गया। क्योंकि बात तो सही है, क्योंकि इतनी जल्दी ईरान अब तो उन्होंने बेसिकली तो अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान को बिल्कुल लेटा दिया जमीन पे, पर वो लेटा है, मरा नहीं है। राजीव जी, थैंक यू। आप कह रहे हैं मरा नहीं है, यानी ये जो मरा नहीं है ये पलटवार कर सकता है, और उसी लिए रिलीजियस बेसिस पर रेडिकल या लोगों को ट्रिगर करने की कोशिश हो रही है। लाली साहब देखिए, एक और बात है कि अब आपने अमेरिका ने, जैसे कि एम्बेसडर साहिबा ने बहुत बढ़िया बोला कि लीबिया और इराक को उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं डेवलप करने दिए। तो एक अपने फार्म हाउस में मोरी में मिला था, दूसरा नाली में मिला था, और इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो आप ईरान को कैसे डी इंसेंटिवाइज करेंगे, कैसे के अंदर से ये सोच निकालेंगे इन अटैक के बाद भी कि वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को क्यों नहीं करेगा। और अमेरिका में भी कोई ट्रंप साहब सारी उम्र तो रहेंगे नहीं, क्योंकि ट्रंप साहब भी एक खास किस्म के लीडर हैं। तो ट्रंप साहब भी हो सकता है कि मिड टर्म के बाद ही लेम डक हो जाए या उसके बाद अगला है। तो ईरान में भी हो सकता है कि जब तूफान आता है उस समय सिर झुका के बैठ जाए, और जब तूफान चला जाएगा तो फिर वो पेड़ दोबारा खड़ा हो जाता है जिसने सिर नहीं झुकाया। सही आप कह रहे हैं, तूफान आता है तो बचता वो है जो उस तूफान के साथ झुक जाता है, जो अड़ा रहता है वो टूट कर गिरता है। संजय कुलकर्णी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड। सर, एरियल वॉर में उलझ चुके ये दोनों, ईरान और इजराइल, में दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों उलझ गए, और साथ में अमेरिका भी एरियल वॉरफेयर में उलझा। क्या अब अगर ऐसा होता है, मैं उसको फिर उसी से जोड़ूंगा, इस्लामिक या रेडिकल इस्लाम जिसकी बात हमेशा बहुत तेजी के साथ अपनी मुहिम में, अपने कंट्री में ट्रंप जोर शोर से रखते रहे हैं, क्या उसके चलते जो ये फतवे की बात हुई है, मान लीजिए ऐसा नहीं होता है लेकिन अटेम्प्ट ही हो जाता है, तो क्या उसके बाद हालात ऐसे बनेंगे कि अब तक हम एरियल वॉरफेयर में उलझे हुए थे, अब टेरिटोरी में वायलेट करके बूट्स ऑन ग्राउंड की बात आ जाए? लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, जहां पे सियासत और मजहब एक हो जाता है वहां दिक्कत आती है, और यहाँ पर ईरान में आप देखिएगा शुरुआत से 1979 से लगातार डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल, और उसके बाद 2000 के बाद जिस प्रकार से ईरान लगातार न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान इज नॉट अ इनोसेंट स्टेट। ईरान लगातार जिस प्रकार से कर रहा है, और इराक में या सीरिया में या फिर लीबिया में हम कह सकते थे कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लेकिन ईरान वैसा नहीं है। और ईरान लगातार जिस प्रकार से इस पूरे एरिया में लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा था, और खासकर फलस्तीनियों के लिए, और जिस प्रकार से उसने अपने प्रॉक्सी तैयार किए हमास और हिजबुल्लाह और हुदीस के लिए, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह, और जिस प्रकार से उस पर लगातार बार बार ईरान ये कहता है कि इजराइल ने हम पे हमला किया, हमने नहीं पहला हमला किया, जबकि मालूम होना चाहिए इंस्टिगेटर ईरान है,
ईरान ने ही हमास और हिजबुल्ला के द्वारा इसराइल को जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद की कार्रवाई, उससे पहले भी, और इसराइल अभी नहीं, पहले भी इसराइल ने इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में जो जनरल साहब इनके इन्वॉल्व थे उनको भी मारा है, नहीं तो अभी तक इनके पास ICBM भी होते। तो आज की तारीख में ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन है और काफी एडवांस स्टेज में है, पर इंटरमीडिएट रेंज पर है, यानी कि 3-3.5 हजार किलोमीटर तक ही जा सकते हैं, यानी कि इसराइल जरूर बर्बाद करने के में काबिलियत है। कितने हैं क्वांटिटी कहा जाता है तकरीबन 5000 है। जहां तक सवाल एयर का है, कंप्लीट एयर डोमिनेशन आप समझ सकते हैं। हम बहुत कुछ कहते हैं ईरान के बारे में, बहुत कुछ कहते हैं कि अच्छी पुरानी सभ्यता है, होशियार आदमी है, सब कुछ उनके पास है, पर आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर ईरान की पूरा एयर स्पेस जो है वो इजराइल के हाथ में था। और उसके बाद यूएसए ने जो किया वो लगातार हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने उनके 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद कर दिया। तब सवाल यह है कि जब एयर स्पेस ही ईरान के कब्जे में नहीं है, जबकि खुद की एयर स्पेस इजराइल के हाथ में है या कोई और किसी के हाथ में भी जा सकती है। यस, इनके पास मिसाइल्स है, इनके पास ड्रोन है। अब सवाल यह है कि क्योंकि इनके पास मिसाइल्स है और एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे डेविड स्लिंग हो या एरो सिस्टम्स हो, उनके द्वारा तकरीबन 95% वो इंटरसेप्ट करके बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन इजराइल खुद सिर्फ 430 किलोमीटर लंबा और तकरीबन 150 किलोमीटर से भी कम, कहीं पर तो 15 किलोमीटर 33 किलोमीटर से भी कम उसकी चौड़ाई है। तो ईरान जब भी कुछ भी डालेगा, अगर 2-5 मिसाइल भी गिरती हैं तो वो इजराइल में बर्बादी ला सकता है। लेकिन इजराइल ने अभी तक जिस प्रकार से या तो मुसाद के तरीके से या आंख और कान के तरीके से या प्रिसीजन बॉम्बिंग की तरफ से, जिस तरीके से ईरान में उनके टॉप मिलिट्री लीडरशिप, उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनके टॉप मतलब मुझे लगता है सर, मुझे लगता है कि ये चीजें जितनी आसान हम कह रहे हैं कि रुक गई हैं, दरअसल रुकी नहीं है, टाइम बाय किया जा रहा है फिर से किसी नई तैयारी के लिए। लेकिन एम्बेसडर भास्वती मुखर्जी, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाकर एक सवाल आपके सामने रखूंगा। 2012 में रिपब्लिकन पार्टी के एक सेनेटर थे रॉन पॉल, और उन्होंने एक चीज बात कही थी यूएस की पॉलिसी को लेकर। उन्होंने कहा था क्यों ना हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक ऐसा गोल्डन रूल बनाएं कि हम दूसरे कंट्रीज के साथ वो नहीं करें जो हम अपने साथ नहीं होते देखना चाहते। तो क्या ये जो क्राइसिस पैदा होते हैं इसमें यूएस की दखलंदाजी कहीं ज्यादा इन्वॉल्व या ज्यादा जिम्मेदार होती है, एम्बेसडर भास्वती? मैं तो सोचती हूँ राजीव जी की अमेरिकन पॉलिसी जो आप कह रहे हो वो बहुत बदल गया अफगानिस्तान के बाद में, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरीके से वो विड्रॉ किया और अपने लोगों को छोड़ के गए कि मतलब इतने सारे अफगान वो बोइंग के व्हील्स को पकड़ के रखे कि मुझे ले जाओ मैं, कोई नहीं वहां एस्केप हो गए। तो उससे क्लियर हो गया कि जो यूएस है वो इतने रिलायबल स्ट्रेटेजिक अलाई नहीं है। पहली बात ये है। दूसरी बात है कि यूएस, ट्रंप ने खुद ही कहा कि मैं अपने देश को युद्ध के डायरेक्शन में थर्ड पार्टी पे नहीं ले जाएंगे। तो इसीलिए बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन हॉल्टिंग राइजिंग लायन है जो कहते हैं, इसको उन्होंने इस तरीके से क्यों हॉल्ट किया? एक, क्योंकि वो रेजिम चेंज नहीं करना चाहते थे। अगर वो सुप्रीम लीडर को बंकर में मारना था, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि कहाँ बैठे हैं, बंकर कहाँ है, और बंकर बॉम्ब भी है उनके पास, वो मार सकते थे आराम से। नहीं किया, उनको छोड़ दिया। दूसरी बात है कि उनको एक सबक सिखाना चाहते थे कि आप इतने सारे रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हो, आपने यूरेनियम 67%, 68% तक एनरिच करना है। वेपन्स ग्रेड यूरेनियम के लिए 90% चाहिए, तो बहुत दूर नहीं है एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। और एक और चीज है कि वो ईरान कह रहे हैं कि बाकी मुसलमान देश उनके साथ हैं। वो जो बाकी मुसलमान सुन्नी देश है वो बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं कि शिया ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। एग्जैक्टली, न्यूक्लियर वेपन नहीं है। यस, तो वो नहीं सपोर्ट करेंगे। तो ये जो ट्रम्प है,
उनको समझ में आए कि ये मामला जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो इसीलिए वो रोक दिया। एम्बेसडर भास्वती, ये ख्याल मेरे भी दिमाग में आ रहा था, क्या ऐसा वाकई है कि सुन्नी डोमिनेटेड इस्लामिक कंट्रीज नहीं चाहते कि शिया डोमिनेटेड ईरान न्यूक्लियर पावर बने? हाँ, वो नहीं चाहते हैं। वो तो है। राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा, वो नहीं चाहते हैं क्योंकि वो शिया और सुन्नीस के बीच में तो बहुत झगड़ा है। आप दिल्ली में भी देख सकते हो कि मुहर्रम में, हर बार मुहर्रम आने वाले हैं, मुहर्रम में क्या होता है, बहुत मारपीट शिया और सुन्नी के बीच में, और इतने सारे शियास को सुन्नी ने मारे हैं, इतने सारे सुन्नी शियास को मारे हैं, तो कहाँ यूनिटी है? कोई यूनिटी तो है ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ को उन्होंने मारे, उसी लिए तो शियाइज्म स्प्रेड हुआ। तो सबसे शुरू से ही तो मर्डर से ही तो हुआ ये डिवाइड। तो इसीलिए मैं बस ये सही है कि अगर सुप्रीम लीडर अपने इज्जत को बचाने के लिए ज्यादा कुछ करे इमीडिएटली तो प्रॉब्लम होगा। पर जैसे आपने कहा और मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि ये बहुत लंबी सिविलाइजेशन है और बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं ईरानियन। उनको, जैसे वो मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि जब स्टॉर्म आते हैं तो पेड़ झुक जाते हैं, स्टॉर्म चले जाते हैं पेड़ सीधा हो जाते हैं। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। वो ईरान जो है वो सदियों पुरानी सिविलाइजेशन है, जब गोरे लोग सब पेड़ में बैठे थे। वो ईरानियंस वेट करेंगे कि ट्रम्प जाए, मिड टर्म्स हो, लेम डक हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे। पर मैं तो सोचती हूँ कि कोई नहीं रोक सकता है ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। उनके पास टेक्नोलॉजी है, आप उनके जितने मर्जी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारो। हमारे भी तो अभी भी लोग कहते हैं कि विक्रम साराभाई को मारा गया था। एग्जैक्टली, यस, देयर आर र्यूमर्स। आप एक देश को नहीं रोक सकते उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मर्डर करके। एक को मारोगे 10 निकलेंगे। जैसे वो हमास है, हमास को आप नहीं निकाल सकते हो। हमास एक मूवमेंट हो गया है। आप 1000 को मारोगे तो 5000 के माइंड में होगा हमास। तो ये सब जो चीज है ये इतना सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसके अंदर में जो कहानी है जमीन का, इतिहास का, रिलीजन का, वो आप एक दिन में नहीं रिजॉल्व कर सकते हो, और मारपीट करके और असैसिनेट करके उसको नहीं रिजॉल्व कर सकते हो। ये तो नेतन्याहू को समझना चाहिए कि वो इतने हेट्रेड पैदा कर रहे हैं ईरान के, इजराइल के नेबरिंग कंट्रीज में, कि क्या वो इजराइल की सिक्योरिटी के लिए सही है? मैं तो सोचती हूँ कि उनको गाजा स्ट्रिप पे फॉर इंस्टेंस उनको सीज फायर करके उसको बंद करना चाहिए। बहुत हो गया है, बहुत बच्चे मारे गए हैं, ये अच्छा नहीं है। तो सेम ईरान में भी, इसीलिए शायद अमेरिकन ने रोक दिया वहां पर कि अगर ज्यादा पिटाई हो तो बाद में जब वो रिवेंज लेंगे तो रिवेंज लेंगे इजराइल के खिलाफ। अमेरिका में शायद नहीं जाएंगे, इजराइल के खिलाफ वो मार सकते हैं, असैसिनेट कर सकते हैं। yes. कोई सिविलियन एयरलाइनर को नीचे ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इस पर नेतन्याहू का रिएक्शन यही था कि जो हमारे हॉस्टेजेस हैं, जो कैप्टिव्स हैं उनके पास, उसको वापस करने के लिए अब तक हमास कुछ नहीं कर रखा है। मेजर जनरल ए.के. सिवाच, आपका रुख करता हूं मैं। ये लड़ाई दो गुटों को क्लियर कट सामने रखती हुई दिख रही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ईरान, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया ये एक गुट बनता जा रहा है और इधर अमेरिका प्लस नाटो का गुट बनता जा रहा है। क्या ये चीजें अगर बातचीत से और आगे बढ़ती हैं और एस्केलेशन लैडर धीरे धीरे क्रॉस होती जाती है, तो क्या इस बार ये गुटों में लड़ाई फैलेगी? आपका क्या कहना है मेजर जनरल सिवाच? देखो राजीव, ये जो लड़ाई थी 12 दिन की, इसके अंदर ईरान ने देखा कि ईरान के साथ कोई खास खड़ा नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड जो आप बात करें, सऊदी, युमान, यूएई, जो पूरे के पूरे जॉर्डन, जो एक प्रकार से सुन्नी देश हैं, वो इकोनॉमी अच्छा करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते ये लड़ाई झगड़ा, और वो ईरान के साथ नहीं खड़े होते। आप बेसी देखें, 18 बेसी जो हैं अमेरिका की, वो इन्हीं इलाकों में फैली हुई है, चाहे वो कतार है, चाहे वो बहरान है, चाहे वो सऊदी अरेबिया, यूएई। अब बात आती चीन और जो रूस, क्या वो उसके साथ खड़े थे? बिल्कुल खोखलापंथी रही इस बार, क्योंकि जो जिस प्रकार से रूस था वो इन्वॉल्व था यूक्रेन के साथ, वो मदद नहीं कर पाया। चीन जो था वो भी कोई खास मदद नहीं, उसने कुछ हथियार और कुछ अम्यूनिशन भेजा, और नॉर्थ कोरिया की तो इतनी खास काबिलियत नहीं।
तो एक तो सच्चाई है कि ईरान इस लड़ाई के अंदर अकेला नजर आया। देखो, ईरान को एक बात मान के समझो, इजराइल ईरान को न्यूक्लियर हथियार कभी नहीं बनाने देगा। ये बॉटम लाइन है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। जब भी ईरान उसके नजदीक होगा वो कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई करेगा, एक कैनेटिक ऑपरेशन या नॉन कैनेटिक वो करेगा, इसीलिए वो नहीं बना पा। आप ये सोचे कि जब नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश जिनकी इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बहुत पीछे है, क्योंकि ईरान की इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बहुत आगे है, जब वो इतनी अच्छी अच्छी मिसाइलें बना सकते हैं, ड्रोन बना सकते हैं, तो वो न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना सकते? उसकी वजह यह है कि इजराइल और अमेरिका ने उसको बनाने नहीं दिया। अब बात आती है बार बार कि जब इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो ईरान अगर बना लेता तो फिर क्या प्रॉब्लम है? देखो, प्रॉब्लम क्या है, इजराइल एक बहुत छोटा देश है, उसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। जब तक आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है, आप वो न्यूक्लियर वेपन डेटरेंस का इस्तेमाल नहीं करता। अगर ईरान कहीं न्यूक्लियर हथियार बना लेता है और न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करता है इजराइल के अगेंस्ट, तो इजराइल का तो अस्तित्व में मिट जाएगा, उसका तो एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगा। जब वो सेकंड स्ट्राइक कर ही नहीं सकता, तो इसलिए उसका एक ही मकसद है कि किसी तरीके से इजराइल का एक ही मकसद ईरान को न्यूक्लियर हथियार ना बनाने दे, और वो नहीं बनाने देगा। ये बॉटम लाइन है, आप मान मतलब इजराइल सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल लड़ रहा है। एक और पॉइंट आ रहा है, कहीं ना कहीं ये बात आती है कि हम रिजीम चेंज, देखो, जब आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं जाते, रजीम चेंज नहीं होता, रजीम कोलैप्स होता है। अगर आप अयातुल्ला अल खमानी को मार देते तो रजीम कोलैप्स होता, रजीम कोलैप्स होने के बाद हो सकती नई रजीम उससे भी ज्यादा रेडिकल आती। अगर आपको रजीम चेंज करनी है, आपको बूट्स ऑन ग्राउंड ले जाने पड़ेंगे, मगर बूट्स ऑन ग्राउंड कोई तैयार नहीं है, ना इजराइल है ना अमेरिका। टेरिटरी वायलेट करके भी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हो सकता। अब बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड में अमेरिका ने देख लिया है, जहां पर भी अमेरिका गया है वहां पर मार खा के निकला है, अफगानिस्तान में, वियतनाम में, अब वो कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है सर। सुरेंद्र सिंह लाली, क्योंकि आप फॉरेन अफेयर्स पर अपना ध्यान रखते हैं, मैं बहुत खींचूंगा नहीं, हालांकि ये सवाल मेरे ख्याल से एम्बेसडर भास्वती के लिए होना चाहिए था, लेकिन अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या डिप्लोमेसी के लिए कुछ नहीं बचा है सुरेंद्र सिंह लाली अब? क्योंकि अब धमकियों का सिलसिला, वो जो आर्मी में एस्केलेशन लेडर कहते हैं, इस जंग के सीजफायर होने के बाद ये एस्केलेशन लेडर फिर से खुलनी शुरू हुई है, धमकियां शुरू हो गई हैं, इसके बाद थोड़ी तनातनी होगी, फिर कोई फायर होगा, फिर उसके बाद चीजें बढ़ेंगी। क्या डिप्लोमेसी के लिए कुछ भी नहीं बचा सुरेंद्र सर? राजीव जी, ये पुल पार हो चुका है। वॉर इज द एब्सेंस ऑफ डिप्लोमेसी, तो ये पुल तो पार हो चुका है। दूसरा देखिए, मैं ना 3 में हूं ना 13 में हूं, क्योंकि अगर ईरान पाक साफ नहीं है तो ना अमेरिका है और ना द स्टेट ऑफ इजराइल है। राजीव जी, आप बम मार के बंकर तोड़ सकते हो, हौसले नहीं तोड़ सकते। अगर ईरान एक झोपड़ी है तो अमेरिका भी शीशे के घरों में रह रहा है। 1000 किलोमीटर ईरान की रेंज में 48,000 अमेरिकन सोल्जर हैं। एग्जैक्टली 48,000, 8 बेस हैं। तो कुछ उनको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है अमेरिका को पिन मारने के लिए। और क्योंकि मेरे हिसाब से तो अमेरिका की भी ये वॉर इलीगल थी, आपने एक सॉवरन कंट्री में अटैक कर दिया, ना कोई यूएन सैंक्शन थी, ना आपके अपने हाउस में कांग्रेस में पास करवाया। तो यहां तो पास ये भी नहीं है, पास वो भी नहीं है। आप ईरान को कहते हो कि आप न्यूक्लियर अपने आप को मत करो, बिल्कुल वाजिब है, पर कोरिया और पाकिस्तान ने कर लिया तो उन्हें तो तुम जमाई राजा की तरह रखते हो, उन्हें तो तुम व्हाइट हाउस में बुला के लंच करवाते हो और F-16 दे देते हो। तो यहाँ पे कौन सफेद है कौन काला है, ये सब एक गोरख धंधा है। और दूसरा, आपने कहा कि एक अमेरिकन सेनेटर ने कहा, जिस बात पे आपने शुरू किया था, मुझे तो हंसी आती है कि वो कहते हैं कि जो हम दुनिया के साथ करते हैं वो हमको जो हमारे होते दुनिया के साथ करना चाहिए। तो इसमें बहुत बढ़िया जोक कहा जाता है डिप्लोमेसी में कि अमेरिका के अंदर कभी भी रजीम चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अमेरिकन एम्बेसी तो है ही नहीं। जहां अमेरिकन एम्बेसी है वहीं पे रजीम चेंज होता है, वहीं पे डिक्टेटर क्रिएट होता है, वहीं पे ये अपना असला बेचते हैं। तो अगर ईरान एक तरीके से बदनाम है तो कोई अमेरिका भी जरूर, रंग उनका गोरा है, अंग्रेजी बोलते हैं, पर पाक साहब वो भी नहीं है। एम्बेसडर भास्वती मुस्कुरा रही, मैं सवाल को लेकर उनके पास जाऊंगा। पैसिफिक में चल रहा है। हाँ। आपने एक बात और, मेरे हिसाब से ये कोल्ड वॉर 2.0 शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका चाइना को रोकना चाहता है, वो यहाँ आ रहा है। देखिए, सारा खेल बेल्ट इनिशिएटिव जो है उसको रोकने का है, सी रूट्स को रोकने का है,
और यहाँ पे अपनी जगह बनाने का। जो अमेरिका ने बिल्कुल, एम्बेसडर साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा कि अफगानिस्तान के बाद एक न्यू लो था जो उन्होंने अटैक कर दिया। अब इसके बाद अगर चाइना ताइवान पे अटैक करते तो कुछ गलत नहीं कर रहा है, Yes. क्योंकि अमेरिका ने तो सारे वो हटा ही दिए। Yes. तो इस समय ये फ्री फॉर ऑल हो रहा है, जिसका जहां दाव लगता है अमेरिका ने पूरी बदमाशी की और उसको दबाया, उसमें कोई लेजिट नहीं था। पर वही है भाई, अब जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, बहुत अच्छी तरीके से सुरेंद्र सिंह लाली ने यहाँ पर चाइना का उल्लेख कर दिया, चाइना ताइवान का। क्या ये जो इंस्टांस है, मतलब मैं जियोपॉलिटिकली आपसे समझ रहा हूं, चाइना बहुत खामोश रहा, क्या करता रहा किसी को नहीं पता रहा। क्या ये कोल्ड वॉर अब अमेरिका रूस की जगह अमेरिका चाइना इस वक्त चल रहा था इस लड़ाई के पीछे पीछे, और चाइना आगे एक एग्जाम्पल के तौर पर यह कह सकता है कि अगर आप ईरान को हिट कर सकते हैं तो मैं ताइवान को क्यों नहीं हिट कर सकता? राजीव, चीन ने अपने रिसोर्सेज को संभाल के रखा है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका का है जो इस्तेमाल हो रहा है, जो पूरे विश्व में दे रहा है। चीन अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहा था मिडिल ईस्ट में। चीन समझ गया कि शायद मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में उसकी नहीं जलेगी, इसलिए वो हट गया। लेकिन उसने ईरान के साथ 400 अरब डॉलर का 20 साल का तेल का सौदा किया, जिसमें वो तेल बहुत ही सस्ते दामों में उठा रहा है। इस पर भी बड़े सवाल हैं। चीन एक्सेप्ट नहीं करता। क्या 90% तेल चीन ही खरीद रहा है ईरान का? बिल्कुल। और टी पॉट रिफाइनरीज बोलते हैं, छोटे छोटे रिफाइनरीज चीन में खुले हैं, तो सिर्फ इसको तेल को रिफाइन करके चीन बेच भी रहा है और अपने आप देश के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। उसी तरह 300 अरब डॉलर का डील ईरान ने रूस के साथ किया है गैस के लिए। तो आप समझ सकते हैं इतने सैंक्शन लगने के बाद भी अगर ईरान आज जिंदा है, खा पी रहा है और धीरे धीरे करके अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं चीन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीन चाहे जितना भी कोशिश कर ले, चीन को शायद अपनी औकात का एहसास हो चुका है कि वो अब अमेरिका के सामने कम से कम 2 दशक के सामने तो आ नहीं सकता। क्या सर ईरान मिलिटरली इतना पावरफुल अभी है कि वो अभी कोई जंग सह सकता है, एक जंग का खर्चा झेल सकता है? जो मेरी जानकारी है करीब 2 लाख से 3 लाख करोड़ इंडियन करेंसी में ईरान का खर्चा हुआ है इस जंग में 12 दिन में। लिखिएगा राजीव जी, खर्चा एक अलग है। आप समझ सकते हैं कि मैं इराक की बात कर रहा हूं, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया डेजर्ट स्टॉर्म 1 और 2 में, आपको यकीन नहीं होएगा 92% इलेक्ट्रिकल पूरा प्रोडक्शन खत्म, 80% तेल का प्रोडक्शन खत्म, सारे अस्पताल खत्म, मिलिट्री प्रोडक्शन खत्म, रास्ते खत्म। तो इराक का ये नुकसान अमेरिका ने किया और उसके बाद रेजिम चेंज के बाद सदाम हुसैन उन्हीं का था, उसी को हटाया, जो भी किया। तो ये काबिलियत है, ये सोचना कि अमेरिका के पास काबिलियत नहीं है। अमेरिका के पास काबिलियत है, अगर वो चाहे तो ईरान को भी कर सकता है, लेकिन ईरान को नहीं करेगा। ईरान तो जानता है ईरान के अंदर आगे दखल अंदाजी ज्यादा भी, इससे वो रेजिम चेंज के पीछे नहीं लगा। पर जहां तक डिस्ट्रक्शन का सवाल है, ईरान का जबरदस्त डिस्ट्रक्शन हुआ है। 35 अरब डॉलर का नुकसान तो आज की तारीख में हुआ है। चाहे अमेरिका उसको लोन देने के लिए तैयार होगा $70 बिलियन का, या आप अपने तय कर सकते हैं, लेकिन ईरान किसी भी हालत में, किसी भी देश में जब सियासत और मजहब इकट्ठा होकर के कोशिश करता है, तो कहीं पर भी जहां लोकतंत्र होगा, जहां पर अलग अलग, तो इस तरह की जो है ये नहीं चल सकता है। तो ईरान को अगर इस बात का एहसास है कि उन्होंने इससे हटना है तो ठीक है। अगर ईरान लगातार उसी रास्ते पर चलता रहेगा, काबिलियत है लेकिन मार भी खाएगा। पता नहीं क्यों आप लोगों के एक्सपर्ट कमेंट से मैं इतना समझ पा रहा हूं कि ईरान कुछ डिले जरूर हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि दे विल बी बैक ऑन ट्रैक। साराभाई की बात अभी बीच में आई थी, विक्रम साराभाई और कई सारे हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात यहां पर आई थी, लेकिन ईरान भी शायद उसको वापस ले जाएगा। एम्बेसडर भास्वती, अभी सुरेंद्र सिंह लाली ने बड़ा हल्के बात को करते हुए बात रखी कि अमेरिका में रजीम चेंज मुश्किल है क्योंकि वहाँ अमेरिकन एम्बेसी नहीं है। क्या अमेरिका इसी तरीके से कंट्रोल करता है और प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट को अमेरिका ने इसी के जरिए एस्केलेट किया और अपने ही दम पर उसे अभी ठंडा किया है?
एक्चुअली उन्होंने एक और चीज कहा जो और भी रेलेवेंट है, जिसकी लाठी उसके भैंस, जो हरियाणा में कहते हैं। जी। बंगाल में इतने भैंस है नहीं अनफॉर्चुनेटली, और लाठियां भी कम है। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमेरिका, पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ट्रम्प सोचते हैं कि दो किस्म के लॉ है, इंटरनेशनल लॉ, एक अमेरिका के लिए और एक औरों के लिए। इसीलिए जब अमेरिका सोचते हैं कि हमें ये करना है, इस देश को न्यूक्लियर वेपन नहीं करने देंगे फलाना ठिकाना, तो वो एक तरीके से बिहेव करते हैं। और जैसे लाली साहब ने कहा कि दूसरे साइड पे सो कॉल्ड फील्ड मार्शल को बुलाए, उनको व्हाइट हाउस में लंच खिलाया गया, उनको मिलिट्री परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाए, तो उनको उनका जो ट्रीटमेंट था वो जैसे कि वो कोई अमेरिकन हीरो है। तो इनके बहुत स्ट्रॉन्ग डबल स्टैंडर्ड है। अब ये आप पूछ रहे हो कि ईरान क्या एक दिन न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं? मैं तो श्योर हूं कि एक ना एक दिन ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। उनका टेक्नोलॉजी लेवल ऐसे स्टेज पे आए हैं कि उनके जितने मर्जी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारो, उनका जो लोअर लेवल पे जो एक्सपर्टीज है वो ऊपर आएंगे। पर हाँ, वो सोच समझ के करेंगे, और उनके लिए भी सर्वाइवल है वो न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके जो नेबर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो वो भी उनके लिए वो न्यूक्लियर वेपन डेटरेंस है। उनके ये प्रॉब्लम है कि ऐतिहासिक तौर पे अगर आप देखिए तो पर्शियंस और जूस के बीच में कोई झगड़ा नहीं था। एग्जैक्टली। तो ये आई होप एम्बेसडर, ये पहले बहुत फ्रेंड थे ईरान और इजराइल। 79 से यस। पहले। उनके जो दो कैपिटल्स हैं, तेहरान और तेल अवीव, 1500 किलोमीटर दूर है। तो सुप्रीम लीडर को भी इतने प्रोवोकेटिवली इतने सालों से डेथ टू इजराइल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतने गंभीर पंगे में जाने की क्या जरूरत थी जब ऐतिहासिक तौर से उनकी कोई झगड़ा नहीं है। उस झगड़ा तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने किया है, और उसके जो रिपरकशन अब हम लोग देख रहे हैं, उसी से इजराइल ने डिसाइड किया कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। और उसमें ईरान के जो नेबरिंग कंट्रीज है, जो सुन्नीज है, वो साइलेंटली इजराइल को सपोर्ट करते हैं। Yes, वो नहीं चाहते हैं yes. कि उसका वेपन हो। जॉर्डन इंटरसेप्ट मिसाइल्स, दोज हु आर कमिंग फ्रॉम ईरान, वो इंटरसेप्ट करते रहते हैं। लेकिन अब मेरे पास समय कम है, मैं आप सबसे एक छोटा सवाल, बहुत हाइपोथेटिकल है, मुझे उम्मीद है आप जैसे एक्सपर्ट मुझ पे हंसेंगे नहीं, क्योंकि ये पब्लिक के दिमाग में चल रहा है। आपसे आने से पहले मैं लोगों से भी बात करता हूं, क्या ऐसा हो सकता है। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, आपसे, क्या ये जो पहले की दोस्ती थी ईरान इजराइल की, ये क्या वापस हम देख सकते हैं? क्या ये कमाल हो सकता है? जर्मनी एक हो सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि किंग साइरस जो थे उन्होंने ही इनको वापस जेरूसलम में बताया 590 बीसी में, और उसके बाद 1979 के बाद 2000 तक तकरीबन अनबन थी। तो 2000 के बाद से लेकर के आज तक टोटल दुश्मनी है। मुझे नहीं लगता है कि यहूदियों और शियाओं के बीच में इस तरह की दोस्ती हो सकती है, क्योंकि शिया एक मुस्लिम वर्ल्ड में लीडरशिप के लिए पर्शियन, टर्क एंड सऊदी, ये जो तीनों अलग अलग है, तो इसमें बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है ये जो लड़ाई है उधर इस्लाम में लीडरशिप की है। सुरेंद्र सिंह लाली लीडरशिप का इशारा कर रहे हैं उस वक्त संजय कुलकर्णी सर। आपको लगता है ये हाथ मिल सकते हैं पुराने दौर की तरह? तो मुझे बताइए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के हाथ मिल सकते हैं? इसी सवाल में मेरा जवाब है। नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ जल्दी से। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ कि पुरानी फिल्मों अमन की आशा की बात लोग करते हैं। हाँ, पहली पुरानी फिल्मों में एक होते थे, मुनीम होता था और एक डाकू होता था। तो मुनीम चुपचाप से भाई खाते से दस्तखत करवा के, अंगूठा लगवा के जमीन नाम करवा लेता था। हाँ। ये है चाइना की डिप्लोमेसी अराउंड द वर्ल्ड, जिसको बोलते हैं वुल्फ एंड वॉरियर डिप्लोमेसी। और अमेरिका डाकू की तरह जो शोर मचा के आता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है वी किल्ड हिम, वी बॉम्ब्ड हिम। तो ये दोनों की पॉलिसी है, चाइना को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, वो पीछे से सुरंगें बनाई जा रहा है। अमेरिका जो है सिर्फ हल्ला कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको अगली डिबेट के लिए टॉपिक देता हूं कि इस समय अमेरिका में 33 साल के इंडियन डिसेंट का गुजराती मुसलमान है, जो उनके इलेक्शन में
उसका नाम है जोहर ममदानी। यस, उसने अपना माइनॉरिटी मुस्लिम कार्ड भी खेला और सोशलिस्ट कार्ड भी खेला। वो बिल्कुल हमारे मफलर वाले साहब की तरह फ्री बस, फ्री ग्रोसरीज की बात कर रहा है। तो इस समय अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा डिवाइड है उनकी यूनिवर्सिटीज में, और इस न्यूयॉर्क का इलेक्शन मेयर का देखने वाला होगा। चलिए कि जब अगली बार इसका रिजल्ट आएगा तो फिर इस पे बात करेंगे। समय कम है, क्योंकि लेकिन आपने हमारे मोदी साहब के अगेंस्ट बहुत कुछ बोला है, तो इसीलिए इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे एक शेर अर्ज है कि वो कत्ल भी करते हैं तो जिक्र नहीं उठता, हम आह भी बढ़ते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। बदनाम कौन हो रहा है पता नहीं, लेकिन मेजर जनरल AK सिवाच, संक्षेप में क्या हाथ मिलने की कोई गुंजाइश है? देखो, मुझे नहीं लगता राजीव की नियर फ्यूचर में है। और यही नहीं कि इजराइल और ईरान का है, कहीं ना कहीं ईरान का जो शिया और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो सुन्नी है उनके साथ भी कोई अच्छी दोस्ती नहीं है। और उसकी बात यही है, कहीं ना कहीं दोनों, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या ईरान हो, वो एक प्रकार मुस्लिम वर्ल्ड के अक्का बनना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ईरान ने ये अपने हूती रेबल, हमास और जो हिजबुल्लाह जैसे ये रेडिकल पाले हुए हैं, ये वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के बहुत खिलाफ है। और यही मुझे लगता है मुस्लिम वर्ल्ड को भी अगेंस्ट है। लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड में जब तक दोस्ती शिया और सुन्नी में नहीं होगी, तब तक शिया और ज्यूज में नहीं हो सकती। लेकिन ये इसको मान लेकिन के ईरान ने एक बात तो इस्लामिक वर्ल्ड में बता दी कि अकेला वो है जो टकरा सकता है शायद अमेरिका से, और कोई नहीं टकराया है। एम्बेसडर भास्वती, आपको कोई चांसेस लगते हैं? खैर, सुरेंद्र सिंह लाली ने मुझे एक झटके में निरुत्तर कर दिया। उन्होंने जो बात कही भारत पाकिस्तान की, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आपको लगता है ये हाथ मिल सकते हैं? एक अब्राहम अकॉर्ड की भी खूब बात होती थी, कहां गया किसी को नहीं पता। मैं तो कहूंगी कि इंडिया पाकिस्तान के हाथ मिल सकते हैं, क्योंकि वो दो भाई है और भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो ये परिवार की बात है। पर जो इजराइल और ईरान की बात है, वो दो हाथ कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि 1979 से वो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ तो उनकी पूरे राजनीति चेंज हो गए, और तब से अब तक जो उनकी जो दुश्मनी है, वो जब तक ईरान में रेजिम चेंज नहीं होगा, जो वो दो हाथ नहीं मिल सकते। मैं इसी तुक्के पर आना चाहता था। क्या रेजिम चेंज की बात एक ऐसी रेजिम को ईरान में लाएगी जो 1979 से पहले का एटीट्यूड रखेगी, और क्या उस हालत में ये जंग और ये तनातनी खत्म हो सकती है? बहुत सारे क्वेश्चंस है, अभी अनआंसर्ड हैं, क्या पता आगे आंसर मिल जाए। एम्बेसडर भास्वती, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, मेजर जनरल AK सिवाच और सुरेंद्र सिंह लाली, आप तो निरुत्तर कर देते हैं और मुझे अच्छा लगेगा आप आगे भी चर्चाओं में शामिल रहे। बहुत धन्यवाद, आप सब ने वक्त निकाला, एक्सपर्ट कमेंट और अपना एनालिसिस मेरे सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आने वाली पीढ़ी के सुनहरे भविष्य